और इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में बुरी तरह से चीन फंस चुका है। 6200 करोड़ डॉलर के सीपीईसी प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। पाक में चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट पर खतरा बना हुआ है। लगातार गवादर में बलूच अलगाववादी हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बलूच जो हैं अलगाववादी हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में चीन का 62 अरब डॉलर जो है वो फंसा हुआ है और अब इस पर खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान में पूरी तरह से चीन फंस चुका है। 6200 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी और इस प्रोजेक्ट पर अब खतरा जो है वो मंडरा रहा है। 62 अरब डॉलर की आर्थिक कॉरिडोर परियोजना पर खतरा जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले 2 सप्ताह के पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बंदरगाह शहर गवादर में बलूच अलगाववादी हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों ने चीन से वित्त पोषित परियोजनाओं के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल यानी कि BRI के तहत शुरू की गई परियोजनाओं पर निशाना बनाकर हमले जारी हैं। इसने बीजिंग के सामने अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है। इन हमलों से चीन असहज हो गया है और उसने पाकिस्तान के सामने अपनी चिंता खुलकर जाहिर भी की है। और चलिए मामले पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं इस वक्त। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर भी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और चीन जो है पूरी तरह से अब चिंता में नज़र आ रहा है, उसने पाकिस्तान के सामने खुलकर अपनी चिंता भी जाहिर कर दी है। क्या कुछ नज़र आ रहा है आगे? डॉक्टर राम सर आपसे पूछना चाहेंगे। सर क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन और कुछ सुनाई नहीं देता। नहीं आ रही है आवाज बहुत अच्छी। जी जी सर जिस तरीके से अब चीन पूरी तरह से चिंता में डूबा हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है उसके ऊपर खतरा लगातार मंडराता नजर आ रहा है, कोई समाधान इसमें नजर नहीं आ रहा है। चीन ने पाकिस्तान के सामने अपनी चिंता भी जो है वो साफ तौर पर दिखा दी है। क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से चीन के लिए कुछ हो सकता है इसमें? डॉक्टर राम सर आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी 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 देखिए, चीन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है बहुत सोच समझ के किया है। जिस तरह से किसी तालाब से मछलियों को पकड़ने का होता है तो उनको जाल फेंका जाता है या उनको कुछ लुभाने के लिए बांस का लोथड़ा लटका कर जो है उसको कांटे में फंसाया जाता है। और चीन की यही राजनीति रही है। उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से अपने जकड़े में कर लिया है। आर्थिक रूप से वो जर्जर हो गया है, पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। यहाँ जो चीन की ग्वादर का जो वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, एक तरह से अगर आप देखेंगे तो ग्वादर का जो वहाँ पर उन्होंने बंदरगाह बनाया है और पूरी तरह से मिलिट्री बेस से वो अपने आप में। और वहाँ जो सबसे खासियत चीज़ है उसकी की पूरी जो वहाँ पर तांबे की खदानें हैं, कोयले की खदानें हैं, यूरेनियम की हैं, इन सबको उन्होंने इसलिए दे दिया 99 ईयर्स की लीज पर दिया है। और आशा ये थी कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा 59.6 मिलियन डॉलर का, तो उसके पीछे जो लॉजिक था, जो MOU था, उसके हिसाब से वहाँ पाकिस्तान का ही लेबर काम में करता, मटेरियल पाकिस्तान का होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इंजीनियर्स मजदूर ये सब चीन के आ रहे हैं और बल्कि चीन के इंजीनियर्स और वहाँ के मजदूरों की रखने के लिए चीन ने जो कॉलोनी बनाई है उसकी सुरक्षा भी आज पाकिस्तान के सिपाही नहीं करते हैं, सैनिक नहीं करते हैं, पुलिस नहीं करती है। वो चीन ने उनको सिक्योरिटी गार्ड मतलब जो उनकी PLA है उसके सिविल ड्रेस में वो लोग काम कर रहे हैं, एजेंसीज काम कर रही हैं। जहाँ तक सवाल ये है कि आज की तारीख में चीन के पंजे में पाकिस्तान इतना उलझ गया है, अब उसके आगे सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है कि वो उनका उपनिवेश बन जाए। यहाँ वो कहानी दोहराई जा रही है जो लॉर्ड क्लाइव जब भारत में आया था और उसने
चंद सैनिकों को लेकर आया था और धीरे धीरे उसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जाल फैला था वही हिस्ट्री यहाँ रिपीट होने जा रही है। और आप निश्चित मानिए कि इनडायरेक्टली आज की तारीख में वहाँ जो कुछ भी है, जो IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इतनी भारी है कि वहाँ की जनता इस समय उबल रही है, ना खाने को है, ना पीने को है, ना दवाइयाँ हैं। अभी स्थिति इतनी नाजुक है कि वहाँ लोग जो है पलायन कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, और दूसरे लोग अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, बलूचिस्तान देख लीजिए, वहाँ पर अब पुलिस वालों को और आर्मी को टारगेट करके वो उन पर उनका मर्डर कर रहे हैं। अभी कल ही एक लेफ्टिनेंट की, एक मेजर की वहाँ पर हत्या हुई, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो पूरा का पूरा जो TTP के कब्जे में आने वाला है। क्योंकि TTP हेनरी क्लिंटन ने सही कहा था पाकिस्तान से कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो निश्चित मानिए वो एक दिन आपको काटेंगे, और वो दिन अब आ गया है। क्योंकि वो करीब करीब 18 इस तरह के कबीले थे उस इलाके के, उनके सबके सरदारों ने मिल के TTP जो बनाया है, इसको पूरा समर्थन पहले पाकिस्तान का था आतंकवाद फैलाने के लिए, अब तालिबान का है। और हथियार उनको चाइना वाले हथियार मिल रहे हैं, अमेरिका के जो लोग छोड़कर गए थे अफगानिस्तान में वो हथियार मिल रहे हैं। और उनका एक ही उद्देश्य है कि उस पूरे इलाके को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेकर और उसको वहाँ पर शरीयत का कानून लागू करें। शरीयत का कानून लागू करना माने आज के ज़माने में उस देश को पीछे कम से कम 300 साल पीछे ले जाना। और ये स्थिति अगर रही तो निश्चित मानिए भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो है वो नाजुक समय आ गया है जब दुनिया के सभी देशों को, क्योंकि ये आतंकवादी केवल जो पाकिस्तान में कार्यरत नहीं है, ये आज की स्थिति ये है कि आप इस्लामिक कंट्रीज में जाइए, दुबई में जाइए या दूसरी जगह कहीं भी जाइए, UAE में, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ सर्वाधिक पाकिस्तान के लोग जो है भिखारी बनकर वहाँ जा रहे हैं, नाव में बैठकर जो है इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, ये इलीगल तरीके से भूमध्य सागर पार करके इटली में जाने की कोशिश करते हैं, जर्मनी की जाने में कोशिश करते हैं। और आज उनकी दुर्दशा इतनी अधिक हो रही है कि जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और उसके लिए पूरी तरह से अगर कोई जिम्मेदार है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, पूरी तरह से वहाँ की भ्रष्ट नेता लोग हैं। अभी जो ताज़ा समाचार मिले हैं उसके हिसाब से तो वहाँ आर्मी में भी अब 2 पार्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि एक जो ISI के एक मेजर जनरल थे, उनको जो है उन्होंने गिरफ्तार करके उनका कोर्ट मार्शल करने का आदेश दे दिया है। इससे ये पता लगता है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में आर्मी में भी कुछ ना कुछ बगावत जैसी स्थिति हो सकती है। और आगे क्या होगा, ये इतिहास के पन्ने अब जल्दी ही सामने आने वाले हैं। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे अनुज माथुर सर का। माथुर जी, देखिए जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान की ये शुरुआत हुई थी उस वक्त पर इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया गया था इसे, लेकिन अब जो हो रहा है वो बिल्कुल उसके उल्ट हो रहा है। तो ऐसे में भारी टेंशन यहाँ पर देखी जा रही है। किस तरीके से कोई समाधान निकलता नजर आएगा इसमें, या फिर ये लंबे वक्त तक इसी तरह फंसा रहेगा पेंच? पिंकी जी, आप देखिए, इसके लिए मैं 2 अलग अलग तरीके से इसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा आपके दर्शकों को। पहली बात तो ये होती है कि जैसे कुछ समय पहले हमें जाना पड़ेगा, 1 महीने पहले जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाइना गए थे और उन्होंने इस उम्मीद के साथ वहां चाइना गए थे कि एक नया रूप से CPEC को प्रोजेक्ट किया जाएगा और उसका कुछ निर्णय होगा और एक जॉइंट डिक्लेरेशन होगा, और वहां पर वो चाइना से अपने लोन में जिसमें वो फंसे हुए हैं उसमें कुछ रिलैक्सेशन पा सकेंगे। और जो वो चाइना में उनकी विजिट रही, वो मुझे लगता है कि लगभग वहां से खाली हाथ वापस आए। उसकी वजह बिल्कुल साफ है। चाइना का ये कहना है, ये जो CPEC है, CPEC चाइना का BRI का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में, और उसमें उन्होंने अंधाधुंध पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था। और उनका उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार से समंदर में, इंडियन ओशन के वार्म वाटर्स में उनको एक बहुत बड़ा पोर्ट मिल जाए। और शुरुआत में जब ये लॉन्च किया गया था CPEC, तब उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ग्वादार को डेवलप करना था, और ये बोल रहे थे कि ग्वादार का जो पोर्ट है वो इट विल बी बेटर देन दुबई एंड सिंगापुर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट जितने नए सी पोर्ट्स तैयार हुए थे उनमें से सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस ग्वादार की रही। वजह क्या है? अब मेन चीज अच्छा, दूसरी जो चीज हुई उस ट्रिप में, वहां पर पाकिस्तान
जो चाइना जो है वो पाकिस्तान की विदेश नीति का कॉर्नर स्टोन, अगर आप मुझे अलाउ करेंगी बोलने के लिए तो मैं बताऊंगा कॉर्नर जी। स्टोन है। और पाकिस्तान को चाइना सदैव से अपनी फॉरेन पॉलिसी में सर्वोच्च प्राथमिकता देता था। इस बार जब शहबाज शरीफ वहां गए हैं तो ये सर्वोच्च शब्द जो था उस प्राथमिकता से मिसिंग हो गया था। तो इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि चाइना पाकिस्तान को प्रायोरिटी में भी कम कर रहा है और चाइना को पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि सिक्योरिटी जो सिचुएशन है चाइना पर पाकिस्तान में, वो किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कंड्यूसिव नहीं है। पिंकी जी, आप देखिए किस प्रकार से वहां पर चाइना के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, और ये केवल चाइना के लोगों के ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं, वहां पर आम सिचुएशन, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी चीज जो कि आवश्यक होती है किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन भी आज की तारीख में बहुत अनस्टेबल और बहुत ही फ्रेजाइल है। तो ये एक और चीज उनको समझ में नहीं आ रही है। चाइना के जो एक फॉरेन मिनिस्टर है या किसी मिनिस्टर का एक कुछ दिन पहले स्टेटमेंट भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि जब तक आप यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम आगे के बारे में सोचना। एक्चुअली जो है चीन बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि उनको आज ये निर्णय वो नहीं कर पा रहे हैं, उहापोह में फंसे हुए हैं कि क्या वो वहां रहें या वहां से निकलें, क्योंकि जो वो चाहते थे सीपेक में वो नहीं हुआ, जो वो चाहते थे ग्वादर में वो नहीं हुआ, और लगातार उनके लोगों पर हमले हो रहे हैं। और लगातार सिचुएशन जो है बलोचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की और पीओके की बिगड़ती जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय में इस सिचुएशन में कोई किसी भी प्रकार का इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो इस वजह से चीन जो है वो पाकिस्तान से, अगर आप इस बात को सुने, सख्त नाराज है। और मुझे लगता है कि एक कोई बड़ा निर्णय शायद चाइना ले सकता है। और एक बात और समझने की है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में ज्यादा पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता ये होगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की कोई रियायत अपने लोन रीपेमेंट में चाइना नहीं करने वाला है। चाइना का तरीका है काम करने का, दूसरे देशों में जाइए, उनको अपने ऊपर निर्भर बनाइए और फिर वहां से हाथ खोल के वापस आ जाइए और वहां पर अपना उल्लू सीधा कर लीजिए, जैसे कि उन्होंने श्रीलंका में हम्बनटोटा में किया, या उन्होंने मालदीव्स में किया, या तिब्बती में, जहां जहां। बिल्कुल 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 सर, जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही काफ़ी ख़राब थी, और ऐसे में इस चीज़ के बाद जो है, जो सपने सजोए गए थे कि विदेशी निवेश ज़्यादा होगा, सीपीईसी को लेकर जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी वो भी विफल रही, और निराशाजनक रिजल्ट जो है वो चीन को भी मिला। और अब चीन भी जो है पछता ही रहा है इसको लेकर, और अब हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो चुके हैं और हो भी चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। संजय जी, फिलहाल ज़मीनी हकीकत क्या है? संजीव जी, फिलहाल ज़मीनी हकीकत क्या है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अभी फेस करनी पड़ रही हैं चाइना और पाकिस्तान को? देखिए, जैसा कि हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने कहा, मैं उसी बात को उसमें आगे बढ़ाऊंगा कि जो सीपीईसी है, ये चाइना का जो औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा है, और इसके माध्यम से चाइना पाकिस्तान को अपनी जो डेब्ट ट्रैप है, जो कर्ज का जाल है, उसमें वो फंसाने की उसने पूरी लगातार कोशिश की है और फंसा भी लिया है। 62 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का जो निवेश है वो चाइना ने किया है, और इसके माध्यम से चाइना जाहिर है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से उसने अपनी जड़ में ले रखा है। चाइना की जो लॉन्ग टर्म की जो मंशा है वो पाकिस्तान की टेरिटरी पर अपना अधिकार स्थापित करने की दिखाई देती है। जैसा कि मैंने कहा कि एक ये औपनिवेशिक प्लान है, और इसके माध्यम से चाइना भारत को घेरने की और भारत को दबाव में रखने की जो रणनीति के तहत भी ये किया जा रहा है। लेकिन आप ये भी जानते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कि चाइना एक बेहद सेल्फ सेंट्रिक, आत्म केंद्रित होकर के कार्य करने वाला राष्ट्र है। चाइना जहां कहीं भी पैसे लगाता है उसमें उसका लाभ यदि उसको नहीं हो रहा है, यदि उसको उसमें बाधाएं आ रही हैं, तो उसको उसके ऊपर चाइना का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही जो है तात्कालिक रिएक्शन वो होता है, और इस तरीके का रिएक्शन होता है कि वो ऐसे राष्ट्रों को काफी खरी खोटी भी सुनाता है, उनको जो है उनके संबंधों को डाउनग्रेड भी करता है, हर तरीके से उन्हें धमकियां देता है।
जैसा कि शहबाज शरीफ की अभी यात्रा में उनको कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि चाइना इस बात को लेकर के बेहद चिंतित है कि वो अपने इस सीपीईसी के तहत जिन इंजीनियर्स को, जिन अपने चाइनीज नागरिकों को वहां पर भेज रहा है, और जाहिर है कि उसकी मंशा वहां बसाने की है, उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, अन्य जगहों पर ये जो सीपीईसी का जो रियल जो कैरेक्टर है वो पाकिस्तान की आम जनता समझने लगी है। और चाइना पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की अगर मैं विशेष रूप से बात करूं तो बलूचिस्तान एक बेहद प्राकृतिक रूप से संपन्न राष्ट्र है, और बलूचिस्तान की जो अकूत प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन, उसका शोषण चाइना कर रहा है, और पाकिस्तान के हुक्मरान जाहिर है कि उसमें उसको कोलैबोरेट कर रहे हैं और उसके पैसे भी वो खा रहे हैं। तो ये जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं अपनी प्राकृतिक संसाधनों का चाइना के पास इस तरीके से जाने से, और उनको बेसिक कम्युनिटी से भी वंचित रखा जाता है, उन सारी वजहों से काफी उनके अंदर विद्रोह की भावना है। और इसी वजह से आप चाहे ग्वादर में देख लीजिए हमले हो रहे हो, और चाइना के इंजीनियर्स पर, चाइना के वर्कर्स पर लगातार बिल्कुल सर, हमले बिल्कुल सर। वहीं अगर बात करी जाए चीन की, तो अक्सर देखा गया है कि चीनी बैंक पहले उन्हीं देशों को, सरकारों को लोन देते हैं जहां प्रोजेक्ट बन रहा होता है, इसके बाद ठेके चीनी कंपनियों को ही मिलते हैं। इस तरह चीन अपना पैसा वापस ले लेता है और उन देशों के ऊपर कर्ज आता है जहां प्रोजेक्ट होता है। इस तरह चीन का पैसा एक तरफ से उसके ही पास रहता है और दूसरे देश के टैक्स पेयर्स पर बोझ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर चीन जो है उल्टा ही फंस चुका है। फिलहाल शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।